नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। दश रूपक चल रहा है। पताका शब्द आया, जो प्रासंगिक कथानक होता है उसका एक प्रकार है पताका। लेकिन ये जितने नाट्य रचनाएं होती हैं, जितने रूपक होते हैं, इनमें पताका स्थानक का बड़ा महत्व होता है। इसलिए पताका शब्द आया तो आचार्य यहाँ पे पताका स्थानक की चर्चा करने बैठ गए। कथा वस्तु का जो विस्तार है, कथा वस्तु के जो और प्रकार हैं, उनकी चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन पहले पताका स्थानक की चर्चा करने लग गए। देखिए, पताका स्थानक की परिभाषा देते हुए कहते हैं, प्रस्तुता गंतु भावस्य वस्तुनो अन्योक्ति सूचकम पताका स्थानकम तुल्यम संविधान विशेषण। देखिए, प्रस्तुत और आगंतुक, या तो उपस्थित हो या आने वाले, किसी भी वस्तु के द्वारा अन्योक्ति के माध्यम से जो सूचना दी जाती है, पताका स्थानकम, उसको पताका स्थानक कहा जाता है। तुल्य संविधान विशेषण। इसमें चूंकि अन्योक्ति में या समासोक्ति में आपको इस प्रकार के विशेषणों का उपयोग करना पड़ता है, जिससे अन्योक्ति कब होती है, अलंकार आप याद कीजिए, समासोक्ति अलंकार याद कीजिए, कि कुछ विशेषण इस प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं कि जिनके माध्यम से एक तो प्रस्तुत अर्थ को व्यक्त करे और एक किसी अप्रस्तुत अर्थ को व्यक्त करे। ये दोनों चीज़ें जब व्यक्त होती हैं तो ये अन्योक्ति और समासोक्ति प्रकार के अलंकार होते हैं, जिनमें दो अर्थ निकला करते हैं। एक प्रस्तुत संदर्भ में होगा और एक किसी अप्रस्तुत संदर्भ में होगा। तो अप्रस्तुत संदर्भ क्या है? देखिए, यहाँ भाषा से आपको समझ में ना आए तो मैं जो समझा रहा हूँ आप सरल भाषा से, चलिए इसकी वृत्ति देख लेते हैं, फिर हम इसको सरल भाषा से समझेंगे। प्राकरणिकस्य भाविनो अर्थस्य सूचकम रूपम पताका वद भवतीति पताका स्थानकम। देखिए, पताका शब्द को पहले समझ लीजिए, उसको यहां समझाते हैं। पताका वद भवती, पताका क्या होता है? ध्वज होता है। हमारा तिरंगा भारत देश की पहचान है। कहीं कोई ओलंपिक के खेल चल रहे हों, कहीं क्रिकेट चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, तो वहां जब भारत का तिरंगा फहराता है ना, तो आपको ये मालूम पड़ता है कि यहाँ भारत प्रतिनिधित्व कर रहा है, यहाँ भारत की टीम इसमें शामिल हुई है। जहाँ भारत का ध्वज आपको नहीं दिखाई देगा, आप समझ जाएंगे कि इसमें तो भारत है ही नहीं। जिस जिस देश के ध्वज वहाँ दिखाई देंगे, ध्वज को ही पताका कहा जाता है, तो उससे ये अंदाज मिल जाता है। और ज़रा देखिए, हमारे यहाँ शादी विवाह वगैरह होते हैं, अब तो ठीक है, लाइटिंग और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं, लेकिन अगर आपको पुराने विवाह याद हो तो क्या किया जाता था? पताकाएं बनाई जाती थी, उनसे पूरे क्षेत्र को, पूरे घर के और सबको सजाया जाता था, क्योंकि सजावट के साधन आज की तरह नहीं मिला करते थे। मुझे बराबर याद है, मैं जब बचपन में छोटा था तो घर पे ये कलर पेपर लाया जाता था और पेपर को तिरछा करके काटा जाता था, जिससे कि उसकी ध्वज जैसी डिजाइन बने, और फिर सुतली में लेई बना करके उसको चिपका करके और लंबे तोरण बनाए जाते थे, और फिर उनको पूरी घर को उससे सजाया जाता था, और फिर उसमें विवाह वगैरह होता था। आजकल तो सब पार्टी प्लॉट अपने आप सजे होते हैं और उनमें ये सारी प्रक्रियाएं हो जाती हैं। इसलिए पताका शब्द का अर्थ आपको समझाना पड़ता है, अन्यथा पताका बोला जाए तो उस शब्द का अर्थ आपको ज्ञात होना चाहिए। तो पताका किसी चीज़ का प्रतीक होता है, आप इस तरीके से मान सकते हैं। हमारे यहाँ ये उत्सव का प्रतीक था, आनंद का प्रतीक था। आज जब हम कहते हैं कि तिरंगा तो भारत देश का प्रतीक है, ऐसे ही हरा झंडा और उस पर कुछ जो चिन्ह है वो पाकिस्तान के ध्वज के प्रतीक हैं, वो पाकिस्तान को प्रतिबिंबित करते हैं। तो पताका जैसे किसी देश का प्रतिनिधित्व करता है, इसी प्रकार से, या उसको अभिव्यक्त करता है, इसी प्रकार से प्रस्तुत या आगंतुक किसी आयोजन के द्वारा, यानी कथा वस्तु की किसी घटना के द्वारा या शब्दावली के द्वारा, आप जब जो उस रचना की फलश्रुति है उसको दर्शाते हैं, तो वो पताका स्थान है।
मैं और स्पष्ट करूंगा, लेकिन थोड़ा वृत्तिभाग बाकी है। तच्च तुल्येति वृत्ततया, उसके समान इतिवृत्त यानी घटना का आयोजन करके, कथानक का आयोजन करके, तुल्य विशेषणतया वा, या जैसा कि मैंने कहा कि भाषा में उसके लिए योग्य विशेषणों का, उसी के समान विशेषणों का उपयोग करके द्विप्रकारकम, दो प्रकार का ये पताका स्थानक होता है। अन्योक्ति समासोक्ति भेदात्, एक अन्योक्ति का प्रकार है और एक का प्रकार समासोक्ति है। यथा रत्नावल्याम, अब रत्नावली के उदाहरण देते हैं, लेकिन रत्नावली के ये उदाहरण आप समझें उससे पहले पताका स्थानक किसको कहा जाता है, इसको हम थोड़ा संक्षेप में समझ लेते हैं और सरल भाषा में समझ लेते हैं। देखिए, जिस प्रकार से ध्वज जो है किसी का प्रतीक होता है, इसी प्रकार से ऐसी कोई घटना जो इस कथानक के उस आनंद से आपका मिलन करवाए जो इसकी फलश्रुति के रूप में आपको मिलेगा। देखिए, कब रावण मरेगा और कब राम को सीता मिलेगी, ये स्थिति तो जब होगी तभी होगी। इसके लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं होने वाली हैं। लेकिन राम को अगर इतने दिन तक बिल्कुल सीता का दर्शन ही ना हो या राम को सीता की याद ही नहीं आए, तो आप कैसे समझेंगे कि राम और सीता का मिलन अंत में होना है। इसलिए कवि और रचनाकार बीच बीच में ऐसे आयोजन करते हैं कि बरसात हो रही है, वर्षा का आगमन हुआ, और जब बरसात पड़ रहा है तो राम को सीता की अत्यंत याद आती है। और याद नहीं, आजकल के तो अगर मीडिया के ज़माने में अगर उस चीज़ को देखें तो राम स्वप्न में ऐसी स्थिति में चले जाएंगे कि इससे पिछली साल जब बरसात हुई थी तो ऐसे भयंकर बरसात में राम और सीता के साथ क्या हुआ था। तो उन कुछ स्थितियों को दिखाया जाता है। कई बार क्या होगा कि राम और सीता की स्थिति को नहीं दिखाएंगे, लेकिन वहाँ कुछ और दिखा देंगे और उसको देखते देखते राम को अपनी सीता याद आ जाए। तो इस प्रकार के जो आयोजन किए जाते हैं। चलिए मैं एक आपको सामान्य उदाहरण देता हूँ। आजकल जो सीरियल चलते हैं उन सीरियल में अधिकांशतः यही पाया जाता है कि दो लोगों की शादी हो गई है लेकिन उनको साथ नहीं रहना है, उनको साथ नहीं रहना है, किसी भी कारण से वो एक दूसरे से दूर रहेंगे। हमारे यहाँ बताया तो कुछ सीरियल में तो स्थितियाँ इस प्रकार की होती हैं, उनके बच्चे भी हो जाएंगे लेकिन फिर भी उनको साथ नहीं रहना है, किसी भी उनको दूर रखना ही उस स्टोरी का मुख्य लक्ष्य रहता है। यानी वही जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, उसमें जो तनाव चलता रहता है, उसी में लोगों को एक आनंद देते हैं ये लोग। लेकिन कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, आपको 2-4 एपिसोड पूरे होते ये चीज़ दिखानी पड़ेगी कि नायक नायिका मिलने चाहिए। अब वो मिलें या ना मिलें, लेकिन आपको परिस्थितियां ऐसी खड़ी करनी पड़ेंगी, क्योंकि नायक नायिका के मिलन से तो नायक नायिका को आनंद होगा। लेकिन एक ही मॉल में नायक पहुँचे, उसी मॉल में नायिका पहुँचे, आपको यहाँ तक दिखाया जाएगा कि बस दोनों एक दूसरे की, लेकिन मिलन नहीं करवाएंगे। मिलन क्यों नहीं करवाएंगे? अगर उन्होंने मिलन करवा दिया तो एंड हो जाएगा, तो मिलन नहीं करवाएंगे। लेकिन उस स्थिति तक आपको ले जाएंगे कि मिलन का जो आनंद आने वाला है, तो उन दोनों को कई बार तो ऐसी स्थितियाँ खड़ी करेंगे कि नायक इधर मुँह करके खड़ा है, नायिका इधर मुँह करके खड़ी है, और दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे हैं, लेकिन अगर यूँ मुड़ जाएँ तो मिल जाएँ, लेकिन वो मिलेंगे नहीं। तो कथानक के मध्य में कथानक की जो फलश्रुति होने वाली है, उसको किसी भी प्रकार से जो दर्शाया जाता है, इस आयोजन को पताका स्थानक कहा गया। यहाँ इसके 2 ही प्रकार कहे गए हैं, साहित्य दर्पणकार ने इसके 4 प्रकार कहे। तो मूल, आप ऐसी स्थिति का आयोजन कीजिए, आप ऐसे कथानक में कुछ ऐसे मोड़ लाइए, या फिर आप भाषा का इस प्रकार से प्रयोग कीजिए कि जो दर्शक है उसको फलश्रुति का आनंद मिलना चाहिए। इसको पताका स्थानक कहा गया है। क्यों कहा गया? पताका क्या है? जो फल की प्राप्ति, वो पताका है, यही इसका मुख्य लक्ष्य है। तो वही इसका, और उस चीज को जिस स्थान पे व्यक्त किया गया उसको पताका स्थानक कहा गया। ये इसकी परिभाषा सीधी सीधी होगी। अब चलिए ये जो उदाहरण देते हैं उन उदाहरण को समझते हैं। यहाँ उदाहरण के लिए रत्नावली का श्लोक प्रस्तुत किया है, यथा रत्नावल्याम, जैसा कि रत्नावली का उदाहरण है। या तोस्मि पद्म नयने समयो ममैष सुप्ता मयैव भवति प्रतिबोधनीया
प्रत्यायनामयमितीव सरोरुहिण्या सूर्यास्तमस्तकनिवेष्टकरः करोति। देखिए यहाँ पे अगर आपको रत्नावली की कथा मालूम है तो बड़ी सरलता से समझ में आ जाएगा, लेकिन कथानक अगर नहीं मालूम है तो आपको समझने में थोड़ी समस्या होगी। सागरिका को प्राप्त करना है, यही इस रत्नावली का लक्ष्य है। अब सागरिका को प्राप्त करने के लिए महाराज उदयन को जितने पापड़ बेलने पड़ते हैं वही इसका कथानक है। अब यहाँ कल्पना ये की गई है कि सूर्यास्त होने जा रहा है, तो सूर्य अस्त होता हुआ सूर्य उस कमलिनी से ये कहता है, उस कमल से ये कहता है कि हे पद्मनयने यातोस्मि मम एषः समयः, मेरे जाने का समय हो गया है। शुक्ता, मैं जा रहा हूँ, तुम सो जाओ। मयैव भवती प्रतिबोधनीया, लेकिन मैं ही आकर के तुमको फिर से जगाऊंगा। देखिए सूर्यास्त होता है, उसके साथ ही जो कमल होते हैं वो संकुचित हो जाते हैं और फिर सुबह सूर्योदय के साथ ही वो खिलते हैं। तो स्वाभाविक है कि सूर्योदय होगा तभी वो खिलेंगे। तो जब तक कमल संकुचित हैं यानी वो सो गए हैं, और फिर जग जाएंगे। तो कब जगेंगे? जब सूर्य आएगा। तो ये एक कथा प्रसंग है और इसको लेकर के सागरिका और उदयन के प्रेम को अभिव्यक्त किया गया है। सूर्य जैसे उस कमल से ये कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ, मेरे जाने का समय हो गया है, सूर्यास्त के समय ये बात कर रहा है, लेकिन बिल्कुल निश्चिंत होकर के रहना, बस मैं ही आकर के तुमको जगाऊंगा। यानी कोई और जगाए उससे पहले तो मैं आ जाऊंगा और मैं आकर के तुमको जगाऊंगा। कोई और जगाए तो जागना भी नहीं है, ये भी इसमें अर्थ हो सकता है। मयैव प्रतिबोधनीय, मेरे द्वारा ही जगाया जाना है। ये बात जो है ना, यानी किसी और के द्वारा जगाया नहीं जाना चाहिए। ये देखिए, जब हम उसके अर्थों में जाएंगे तो अनेक अर्थ निकलेंगे। प्रत्यायनामयमतीव सरोरुहिण्या, उसको ये विश्वास दिलाने के लिए, उस सरोरुह यानी कमलनी को ये विश्वास दिलाने के लिए सूर्यास्त, अस्त होता हुआ सूर्य अपनी अंतिम किरण को जैसे कि हाथ उसके ऊपर फिरा रहा हो ना, इस प्रकार से उसके मस्तक पे हाथ फिराने के समान अपनी अंतिम किरण को उस कमल के ऊपर से समेटता है, संकोचता है। नायक नायिका के संदर्भ में भी क्या होता है कि नायक अभी चूंकि नायिका हमेशा के लिए तो मिली नहीं है, हैं? ये तो ठीक है, मिल रहे थे, हमेशा के लिए तो मिल नहीं पाए हैं, कोई विवाह तो हो नहीं गया है, लेकिन जाता हुआ नायक उससे ये प्रॉमिस कर रहा है कि मैं बड़ी जल्दी वापस आऊँगा, फिर हमारा मिलन होगा। तो ये जो मिलन के आनंद की अभिव्यक्ति है उसको यहाँ पे जिस तरीके से व्यक्त किया गया है, ये उसका उत्तम उदाहरण है। ये अन्योक्ति का उदाहरण था, क्योंकि उसी प्रकार का कथानक, उसी प्रकार का आयोजन किया गया है। अब एक समासोक्ति का उदाहरण जो इसका दूसरा प्रकार है उसको देखते हैं। समासोक्ति क्या है? परोक्ति भेद के श्लिष्टे समासोक्ति, जहाँ अन्य अर्थ को व्यक्त करने वाले श्लेषपूर्ण विशेषणों का उपयोग हुआ हो वहाँ समासोक्ति होता है। इसीलिए लिखते हैं तुल्य विशेषणतया। वृत्ति भाग में जो लिखा है कि तुल्य विशेषणतया, जहाँ उसी के समान विशेषणों का उपयोग हो तो ये दूसरे प्रकार का पताका स्थानक होगा। रत्नावली का ही एक श्लोक है, समासोक्ति के उदाहरण के रूप में कई बार आपने पढ़ा होगा। उद्दामोत्कलिकां विपाण्डुररुचं प्रारब्धजृम्भां क्षणात् आयासं स्वसुनोद्गमैरविरलैरातन्वतीमात्मनाम् अद्योद्यानलतामिमां समदनां नारीमिवान्यां ध्रुवं पश्यन् कोपविपाटलद्युतिमुखं देव्याः करिष्याम्यहम्। अभी तक महाराज का प्रेम नहीं हुआ है, लेकिन कवि जैसे बीज डालता है ना, कोई बात खड़ी करता है, उस प्रकार से बड़ा ही सुंदर ये श्लोक है। जब एक प्रमद वन में पहुंचते हैं राजा, तो वहाँ एक बड़ी ही फूलों से लदी हुई एक बेल को देख करके वर्णन करते हैं उद्दामोत्कलिका, एकदम उद्दाम, अत्यंत जवानी जिसके ऊपर आ रही हो, इस प्रकार की इसकी ये कलियां हैं। विपाण्डुरुचम, और पीले पीले
यानी काम की वजह से, देखिए दोनों अर्थ लेके चल रहा हूँ। वहाँ जो बेल है उसमें जो फूल लगे हैं, उसमें जो कलियाँ लगी हुई हैं, उनकी बातें, इसकी वजह से वो बेल कैसी दिखाई दे रही है, वो कितनी सुंदर पौधा हो गया है, फूल का जो भी वो पौधा है। तो उद्दामोत्कलिकाम, जिसमें बहुत सारे फूल और उसकी कलियाँ खिली पड़ी हुई हैं, यानी जैसे कि किसी नायिका में जवानी एकदम से फूट पड़ी हो। एक बात आ गई, विपांडुर रुचम। अब जब पूरा, चाहे वो बेल हरी हो, लेकिन उस पर इतने सारे फूल आ गए हैं कि वो हरी बेल भी कैसी दिखाई दे रही है, उसका कलर ही बदल गया है। इसी प्रकार से जब जवानी आती है और जब नायिका के अंदर वो कामावेग बढ़ता है, तो उसका चेहरा जिस प्रकार से खिल उठता है, उसकी बात की है। प्रारब्ध जृंभाम क्षणाम, जो देखिए ये भी जो अदाएं होती हैं उनमें का एक भाग है। अंगड़ाई लेना, जमुहाई लेना, कुछ इस प्रकार से अपने भावों को अभिव्यक्त करना। तो यहाँ जो फूल एकदम से खिलते जा रहे हैं ना, जैसे वो नायिका अंगड़ाई ले रही हो, जमुहाई ले रही हो। आयम स्वसनोद गमई रबिल रही आतन्वती आत्मना। तो वहाँ जब फूल हैं तो पवन जो बह रहा है उसकी सुगंधी से और पूरे वातावरण को, ऐसे ही जब कोई नवयुवान नायिका कहीं आ जाए तो अपने आगमन से, उसके श्वासोच्छ्वास से, उसकी सुगंधी से, उसने लगाए हुए परफ्यूम से, जैसे पूरे वातावरण को एक नया स्वरूप दे देती है। ऐसे ही यहाँ पे ये कलिका कर रही है। तो राजा ये कहता है कि अद्य, आज उद्यान लता इमाम, इस उद्यान लता को, ये उद्यान लता कैसी, समद नाम, जो अत्यंत नशे में हो, मद में हो। स्त्री के संदर्भ में काम मद की बात आएगी कि उसको अत्यंत कामना है। और यहाँ देखिए, आप महसूस करें ना करें, लेकिन कवि का हृदय ही ऐसा होता है कि वो हर चीज को महसूस कर सकता है। वो तो वृक्ष में भी और वो तो पौधे में भी ये देखता है, या उसकी भी भावनाओं को अनुभव करता है कि उसको कैसी अनुभूति हो रही है। तो यहाँ ये जिसमें नए नए फूल आए हैं, जिसकी जवानी एकदम फूट के उसके ऊपर आई है, ऐसी वो उद्यान लता जो है ना, वो भी तो इस समय अपने जवानी के नशे में है। तो यहाँ राजा ये कहता है कि मैं उद्यान की इस लता को इस तरीके से देखूंगा कि महारानी को लगेगा कि मैं किसी सुंदरी नायिका को देख रहा हूँ। तो यहाँ सागरिका देखी जाएगी, सागरिका के साथ प्रेम होगा, और सागरिका ऐसी ही, जैसे ये उद्यान लता है ऐसी ही है। तो इस चीज़ को व्यक्त किया गया है, इसलिए यहाँ पे पताका स्थानक है। तो पताका स्थानक के दोनों प्रकारों की चर्चा यहाँ पूर्ण करते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे, जो कथा वस्तु हमारी अधूरी रह गई है, क्योंकि हमने कथा वस्तु के 2 प्रकारों की चर्चा की थी, लेकिन उसके और भी प्रकार होते हैं, तो उन सब की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं इसमें और परिष्कार ला सकूं। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरि।